द सिटी ऑफ जॉय कहा जाने वाला कोलकाता आज वेस्ट बंगाल का इकलौता शहर रह गया है जहां इंडस्ट्रीज, प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल हेरिटेज की झलक बाकी रह गई है। एक समय में पूरी दुनिया के इकोनॉमी को टक्कर देने वाला बंगाल अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां हर तरफ बदहाली, गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई है। एक तरफ जहां 17th और 18th सेंचुरी में इस राज्य ने ट्रेड, हैंडलूम और टेक्सटाइल जगत में अपना नाम कमाया, वहीं 19th और 20th सेंचुरी में बंगाल ने देश को कई महान इंटेलेक्चुअल्स और फ्रीडम फाइटर्स भी इंडिया को दिए। राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कई बड़े लेजेंड्स का ताल्लुक भी बंगाल की भूमि से ही रहा। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते ये राज्य ब्रिटिश की वेल्थ का जरिया बना और भारत की राजधानी के तौर पर सम्मानित रहा। कुल मिलाकर ब्रिटिश एम्पायर के रूल से लेकर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट तक बंगाल ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इतनी रिच हिस्ट्री के बावजूद भी आज बंगाल कैपिटल क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट और लो ग्रोथ रेट से जूझ रहा है। क्यों भारत का सबसे रिच स्टेट कहलाया जाने वाला बंगाल आज गरीबी के मुहाने पर खड़ा है? जिस राज्य को कभी भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का गढ़ कहा जाता था, आज वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल फेलियर कैसे बन गया है? आखिर क्या कारण है कि एक रिच कल्चरल हेरिटेज होने के बाद भी बंगाल अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आखिरी सांसें गिन रहा है और भारत के इस शाइनिंग स्टेट की ग्लोरी अब फीकी पड़ती जा रही है? भारत के फलते फूलते ट्रेड, रिचनेस और गोल्डन पीरियड की सबसे बड़ी झलक कभी बंगाल में देखने को मिलती थी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे फर्टाइल लैंड पर बसे होने की वजह से इस राज्य का एग्रीकल्चर, ट्रेड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर था। यहाँ मौजूद रिच जाइगेंटिक डेल्टा बंगाल की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इतना बेनिफिशियल था कि बंगाल शुरू से ही ट्रेड के लिए एक कमर्शियल हब बना रहा। एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ हिमालय से सटी खूबसूरत वादियां हमेशा ही बंगाल को समृद्ध और सुंदर बनाती रही है। 2nd सेंचुरी से 15th सेंचुरी में इसी सिल्क रूट से बंगाल में बनने वाला सिल्क, कॉटन और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बाहरी देशों में भेजा जाता था। अच्छी कनेक्टिविटी के चलते कई यूरोपियन ट्रैवलर्स भी इसी रूट से साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा करते थे और अपनी ट्रैवल डायरीज में बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टॉप क्लास बताते थे। 15th सेंचुरी के एक पोर्चुगीज ट्रैवलर ने भी बंगाली मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ की थी। हाल ये था कि अंग्रेज के आने से पहले बंगाल में हैंडलूम इंडस्ट्री बड़ी शान से चलती थी। फेमस ट्रैवलर मार्को पोलो ने भी अपने ट्रैवल अकाउंट में बंगाल का जिक्र करते हुए यहाँ के कॉटन की तारीफ की थी। खासकर यूरोपियंस को ढाका सिटी और सोनार गांव का मुस्लिन और मालदा और शांतिपुर का मलमल बहुत पसंद आता था। शायद यही वजह थी कि उस समय एशिया के एक्सपोर्ट होने वाला 80% रॉ सिल्क बंगाल में ही प्रोड्यूस होता था। इसके साथ ही बंगाल अपने टॉप क्लास हैंडीक्राफ्ट के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस था। इतने रिच बिजनेस के चलते ही 18th सेंचुरी तक इंडिया की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी की 25% थी, जिसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बंगाल का था। 1575 से लेकर अंग्रेजी हुकूमत आने तक बंगाल पर मुगल एम्पायर का राज रहा था। उन दिनों बंगाल प्रोविंस बिहार, ओडिशा और बांग्लादेश के हिस्से को समेटे हुए भारत का सबसे बड़ा एग्रो बेस्ड स्टेट था, जहां मुस्लिम, जूट और सैकड़ों किस्म के चावल और अन्न उपजाए जाते थे। इसके समृद्धि को देखकर ही अकबर ने इसे जीतकर मुगल एम्पायर का हिस्सा बना दिया था। मुगलों के रूल के समय भी बंगाल ने खूब तरक्की की। खास तौर पर बंगाल से सॉल्ट पीटर को यूरोप, ओपियम को इंडोनेशिया और रॉ सिल्क को जापान और नीदरलैंड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा बंगाल न केवल एग्रीकल्चर में आगे था बल्कि अपने आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, म्यूजिक ट्रेडिशन के लिए भी जाना जाता था। फिश यहाँ की सबसे बड़ी डेलिकेसी थी और इसीलिए यहाँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश को तब भी पसंद किया जाता था और आज भी पसंद किया जाता है। कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम रूलर्स के एम्पायर का हिस्सा होने की वजह से बंगाल में डाइवर्सिटी की भी कमी नहीं थी। फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियर ने अपने अकाउंट में कहा था कि 17th सेंचुरी का बंगाल इजिप्ट से भी ज्यादा रिच और प्रॉस्परस था। अपनी ब्यूटी, वेल्थ, डाइवर्सिटी और गंगा के उपजाऊ मैदानी हिस्से में होने के चलते ही हिस्टोरिकली बंगाल पर कई रूलर्स का डोमिनेंस रहा और शायद यही वजह रही कि ब्रिटिशर्स ने भी भारत में अपने पैर पसारने के लिए बंगाल को ही चुना। 1500 AD में चित्तागोंग में पहली बार जब पोर्चुगीज आए तब उन्हें बंगाल की समृद्धि ने हैरान कर दिया। फिर उन्हें 1528 में बंगाल के साथ व्यापार करने का लाइसेंस मिला। जल्द ही उन्होंने बंगाल के साथ व्यापार संबंध कायम किए और फिर धीरे धीरे बंगाल को कैप्चर कर लिया। उन दिनों बंगाल
मुगल एम्पायर का एक खास सूबा था और पोर्चुगीज की ये हरकत उन्हें नहीं पसंद आई। तब शाहजहां के समय मुगल एम्पायर ने पोर्चुगीज को 1632 में हराकर बंगाल से बाहर कर दिया। इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक बंगाल मुगल शासन के अंदर ही रहा। बंगाल की पॉलिटिक्स और ट्रेड पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इन्होंने बंगाल में अपने पहली सेटलमेंट हुगली के पास बनाई और धीरे धीरे बंगाल को ही अपनी कॉलोनियल एम्बिशन का सेंटर बनाया। इनिशियली पावर, पॉलिटिक्स और ट्रेड को लेकर इन्हें सबसे बड़ा कंपटीशन फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज से मिला, लेकिन 1690s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता की फाउंडेशन रखी, उसे अपनी कमर्शियल सेटलमेंट बनाया और बंगाल से हर साल लाखों का व्यापार शुरू कर दिया। उस जमाने में लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी ने 50 लाख पर एनम के हिसाब से व्यापार करना शुरू कर दिया था। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी मुनाफा कमाया और बंगाल पर उनकी पकड़ भी मजबूत हुई। लेकिन बंगाल पर उनका असल कंट्रोल तब हुआ जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई। इससे बंगाल की सत्ता ब्रिटिशर्स के हाथ आ गई और बंगाल की वेल्थ और रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करने की पावर भी उन्हें मिल गई। बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला की हार के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल और नवाब के शाही खजाने को इस तरह लूटा कि जब रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन गए तो वह अपने साथ लगभग अरबों की संपत्ति साथ लेकर गए। बंगाल से जब इतने बड़े मात्रा में पैसे और सोना चांदी यूरोप गया तब वहां इसी पैसे के बदौलत इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी तेजी से तरक्की की। लेकिन इसका भारी नुकसान बंगाल के हिस्से में आया। इसके अलावा दिल्ली में जैसे जैसे मुगल एम्पायर की लेगेसी फीकी पड़ती गई, वैसे वैसे इंडियन कल्चर और पॉलिटिक्स का ध्यान दिल्ली से कलकत्ता की तरफ शिफ्ट होता गया। ये शहर ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनकर उभरा। अब क्योंकि बंगाल की कमान ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, इसीलिए बंगाल के रेवेन्यू राइट्स को एक्सप्लॉइट करना उनके लिए और भी आसान हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर से आने वाला सारा रेवेन्यू अब अंग्रेजों के पास जाने लगा, जिसे उन्होंने भारत से रॉ मटेरियल खरीदने में इस्तेमाल किया और इसी मटेरियल को फॉरेन मार्केट में बड़ी कीमतों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाया। यह बंगाल के साथ होने वाला एक बड़ा एक्सप्लॉइटेशन था, क्योंकि जिन गुड्स को खरीदने के लिए पहले ब्रिटिशर्स गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट कर रहे थे, अब वही मटेरियल वह बंगाल से कलेक्टेड रेवेन्यू से खरीद रहे थे। इसके अलावा बंगाल से जनरेटेड रेवेन्यू को भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया। ब्रिटिश आर्मी और वॉर एक्सपेंसेस के खर्चे का बोझ भी बंगाल की इकोनॉमी को ही झेलना पड़ा, जिसकी वजह से बंगाल का एक्सप्लॉइटेशन बाकी प्रोविंस से कई ज्यादा हुआ। अंग्रेजों के राज में सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल की टेक्सटाइल और हैंडलूम इंडस्ट्री को हुआ, जो कि ब्रिटिश रूल से पहले ग्लोबली फ्लरिश कर रही थी। लेकिन ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कई रेस्ट्रिक्शंस लगाई। इसके अलावा उन पर हाई कस्टम ड्यूटी चार्ज भी लगाया गया, ताकि इंडियन क्लोथ को फॉरेन मार्केट में लिमिट किया जा सके। कई बार तो इंडियन कॉटन और सिल्क की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अंग्रेजों ने इंडियन टेक्सटाइल्स को बैन करने का भी काम किया, लेकिन इंडियन फैब्रिक की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अंग्रेजों को यह बैन हटाना पड़ा। फिर ब्रिटिशर्स ने दूसरी तरकीब के तहत ब्रिटेन में बने सस्ते चीप क्लोथ्स को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया। इन चीप क्लोथ्स को इंडियन मार्केट में सस्ते दामों पर बेचा गया, जिससे कि इंडियन फैब्रिक का डोमेस्टिक मार्केट भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बंगाल की अच्छी खासी टेक्सटाइल और हैंडलूम इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। इसके बाद मुर्शिदाबाद और डेका में काम कर रहे सिल्क वीवर्स पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्रीज के बाहर बैठने पर बैन लगा दिया, जिससे उन्हें ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज में काम करने पर मजबूर होना पड़ा। इससे हुआ ये कि वीवर्स कम्युनिटी की हालत बिगड़ती चली गई और बंगाल की वीवर कम्युनिटी धीरे धीरे खात्मे की कगार पर पहुंच गई। ब्रिटिशर्स का उद्देश्य हमेशा से भारत में खुद की मोनोपोली को स्टैब्लिश करने का था, ताकि वह ब्रिटेन को सुपर पावर बना सके। लेकिन इसकी कीमत सबसे ज्यादा बंगाल के एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मर्स ने चुकाई, जिन्हें ओवर एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होना पड़ा। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के तहत कुछ जमींदार को एग्रीकल्चर लैंड का मालिक बना दिया गया और लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। प्रोडक्शन ना होने पर भी ब्रिटिशर्स को फिक्स रेवेन्यू देना कंपलसरी था। अक्सर ये लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा होता था कि जमींदारों को कर वसूलने के लिए किसानों को एक्सप्लॉइट करना पड़ता था। इस पॉलिसी ने सिस्टमैटिक तरीके से बंगाल के एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इससे किसान गरीब होते चले गए और अपनी बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी जमींदार की मर्जी पर जीने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने बंगाल से रिसोर्सेज को ड्रेन करना नहीं छोड़ा।
1770 से 1943 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां बंगाल को दो बड़े फेमाइन से गुजरना पड़ा। पहला फेमाइन 1770 में आया, जो कि काफी हद तक ब्रिटिशर्स की ब्रूटल टैक्स रेवेन्यू से इंजीनियर्ड था। 1769 में फील्ड मॉनसून के चलते बंगाल और बिहार में एक तरफ जहां भयंकर सूखा पड़ा, वहीं ये कंडीशन और भी खराब हो गई जब स्मॉल पॉक्स महामारी बंगाल में चारों ओर फैल गई। इस फेमाइन ने बंगाल की 1/3 आबादी को साफ कर दिया। लेकिन इस भयानक स्थिति में भी ब्रिटिशर्स गरीब किसानों से 30% लैंड टैक्स रेवेन्यू वसूलने से बाज नहीं आए। इससे हुआ ये कि बंगाल की आबादी को खाने के लाले पड़ गए। सिमिलरली 1943 में भी एक बार फिर बंगाल को ग्रेट फेमाइन से गुजरना पड़ा, जिसने बंगाल के एग्रीकल्चर सेक्टर को घुटनों पर ला दिया। इस अकाल में लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों की भूखमरी से मौत हो गई। हालांकि इस फेमाइन का दोषी बंगाल में पड़े सूखे को ठहराया गया, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अंग्रेजों की लूटपाट की राजनीति के वजह से बंगाल अपने ही उपजाए अन्न के दाने के लिए मोहताज हो गया और लाखों लोग भूख से मारे गए, जिनसे बंगाल में राइस के दाम 300% तक बढ़ गए। बढ़ते इन्फ्लेशन के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी आर्मी के लिए फूड सप्लाई करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बंगाल की फूड सप्लाई को कट कर दिया और किसानों को यूं ही भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। 1874 में ब्रिटिशर्स ने आसाम को बंगाल से सेपरेट कर दिया था। फिर 1912 में बिहार और उड़ीसा भी बंगाल से सेपरेट हो गए, जहां इस सेपरेशन से असम के टी गार्डन पहले ही बंगाल के हाथ से फिसल गए। वहीं अब बिहार और ओडिशा बंगाल से अलग हुए तो मिनरल रिच प्रोविंस भी बंगाल के हाथ से निकल गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा ब्लंडर 1947 का पार्टीशन रहा, जिसकी नींव डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर पहले ही रखी जा चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम के बीच धर्म की जो खाई बनाई थी, उसी की वजह से 1947 के पार्टीशन में बंगाल में 2 डिवीजन देखने को मिले। इसका ईस्टर्न पार्ट जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड था, वो ईस्ट पाकिस्तान में शामिल हो गया, जबकि हिंदू डोमिनेटेड वेस्टर्न पार्ट वेस्ट बंगाल कहलाया। इंडिया पाकिस्तान के डिवाइड का बड़ा नुकसान बंगाल की जूट इंडस्ट्री को झेलना पड़ा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से फ्लरिश कर रही थी। पार्टीशन से सभी जूट मिल्स तो वेस्ट बंगाल के हिस्से आ गई, लेकिन 75% रॉ मटेरियल ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से चला गया। दोनों देशों में बढ़ती दूरी के चलते ईस्ट पाकिस्तान से आने वाला रॉ मटेरियल कम हो गया। साथ ही ईस्ट पाकिस्तान ने जूट पर इतना हैवी टैक्स लगा दिया कि रॉ मटेरियल खरीदना जूट मिल्स के लिए मुश्किल हो गया। बढ़ते टैक्स के साथ जूट प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ, जिससे बंगाल की जूट की डिमांड कम हो गई। ऐसे में कलकत्ता की 5 जूट मिल्स को एक ही साल में शट डाउन करना पड़ा। हालांकि इनिशियली इंडिया और पाकिस्तान ने व्यापार में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का फैसला जरूर किया था, लेकिन बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ दोनों देश एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनकर उभरे। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की जूट इंडस्ट्री की बर्बादी के पीछे एक हाथ नायलॉन फैब्रिक का भी रहा। इस सिंथेटिक फैब्रिक के मार्केट में आने से जूट प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में कम होती चली गई, क्योंकि ये फैब्रिक बेहद ही कम दामों में मार्केट में उपलब्ध था। इसीलिए लोगों ने जूट के बजाय नायलॉन को प्रेफर करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों से मिली इंडिपेंडेंस के बाद वेस्ट बंगाल के जिस बिजनेस को तेजी से बढ़ना था, वह पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। 1947 में आजादी के साथ ही वेस्ट बंगाल के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी थी, वो रेफ्यूजीज की। एक फर्टाइल लैंड के चलते 19th और 20th सेंचुरी से ही बंगाल में इमिग्रेंट वर्कर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ी थी। साल 1947 तक यह आबादी 60 मिलियन तक पहुंच गई, जिसमें 35 मिलियन आबादी ईस्ट बंगाल में सेंटर्ड थी, जबकि वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों की संख्या 25 मिलियन तक सीमित थी। मगर आजादी के तुरंत बाद ही एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आने वाले रेफ्यूजीज की संख्या लाखों में थी। इससे न केवल वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी पर एक मैसिव बर्डन पड़ता गया, बल्कि वेस्ट बंगाल को रिसोर्सेज की भी कमी झेलनी पड़ी। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, लूट और फेमाइन कंडीशंस से गुजरने के बाद भी बंगाल की इकोनॉमी बाकी स्टेट से बेहतर हालत में थी। भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल की हिस्सेदारी 30% थी। 1947 से 1958 वो दौर था जब बंगाल में न्यू इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था। 1958 से 1980 में बंगाल की एनुअल ग्रोथ रेट
3.5% थी। इसके अलावा बंगाल का लिटरेसी रेट भी अच्छा खासा था। 1961 में बंगाल की पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से भी ज्यादा थी। स्टेट का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी महाराष्ट्र से ज्यादा था। वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इस बात का सबूत थी कि स्टेट बेटर कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही बंगाल की ग्रोथ को महाराष्ट्र ने ओवरटेक कर लिया, क्योंकि बंगाल की फेल होती इंडस्ट्रीज ग्रोथ को अट्रैक्ट नहीं कर पाई और इसीलिए धीरे धीरे स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ बाकी स्टेट से भी कम होती चली गई। जिस वेस्ट बंगाल से उम्मीद थी कि वह इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा, वह राजनीति और कई की फैक्टर्स के चलते अपनी ग्लोरी खोता चला गया। बंगाल में इंडस्ट्री के डिक्लाइन का एक कारण बंगाल की पॉलिटिक्स भी रही। 1947 में आजादी के तुरंत बाद बंगाल और सेंटर में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, लेकिन सरकार बंगाल की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कुछ खास कदम नहीं उठा पाई। उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जूट से मिली एक्सपोर्ट ड्यूटी में स्टेट के शेयर को कम कर दिया। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्टेड इनकम टैक्स में भी बंगाल का शेयर 20% से घटाकर 12% कर दिया, जबकि बॉम्बे को मिलने वाले टैक्स को बढ़ाकर 21% तक कर दिया था। 1952 में सरकार ने इंडिया में फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी का मकसद भारत के सभी राज्यों में इक्वल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना था, लेकिन रियलिटी में इस पॉलिसी का असल फायदा गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कोस्टल स्टेट्स को ही मिल पाया। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने रेलवे के मिनरल्स और आयरन के फ्रेट रेट पूरे देश में एक जैसे कर दिए। इसका मतलब ये था कि कोल और मिनरल को भारत के किसी भी राज्य में ट्रांसपोर्ट करने के लिए सभी को सेम रेट ही देना था। इससे हुआ ये कि बिहार, बंगाल और ओडिशा में इंडस्ट्री सेटअप करने वाली कंपनीज ने गुजरात और महाराष्ट्र का रुख कर लिया, जहां बड़े पोर्ट्स और बेटर फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी। इस पॉलिसी का बंगाल की इंडस्ट्री पर इतना बुरा असर पड़ा कि 1952 से पहले बंगाल में मौजूद फैक्ट्रीज की संख्या गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रीज से काफी ज्यादा थी। लेकिन 1956 से 1957 के बीच जितनी तेजी से महाराष्ट्र में नई फैक्ट्रीज खुली, उसकी आधी फैक्ट्रीज को बंगाल में लाइसेंस दिया गया। इसीलिए 1947 में बंगाल से जो 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट आता था, वह केवल 17% पर सिमट कर रह गया। 1965 से 1977 के बीच वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक डाउनफॉल सबसे ज्यादा रहा। इस दौरान बंगाल में कांग्रेस रूल था, लेकिन बंगाल के इकोनॉमिक डाउनफॉल का एक कारण इंडिया पाकिस्तान वॉर भी था। 1965 और 1971 में 2 बार भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई, जिससे इंडियन रेलवेज में होने वाली सरकारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। 1965 में बंगाल की एक बड़ी आबादी इंजीनियर्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी। इसके अलावा बंगाल इंडस्ट्री भी इंजीनियर्ड इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट थी। इसीलिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे इन्वेस्टमेंट में कमी आई, तो इससे बंगाल की इंजीनियर्ड इंडस्ट्री का भी बंटा धार हो गया। एक तरफ जहां इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल कई इकोनॉमिक इश्यूज को फेस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ 1969 में बंगाल में पॉलिटिकल पावर का शिफ्ट देखने को मिला। लेट 60s से ही बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टीज का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। कार्ल मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजी, जो किसान और मजदूर के हक की बात करती थी, वह बंगाल के आम लोगों के बीच पॉपुलर होती गई। बंगाल हमेशा से ही एक समृद्ध स्टेट रहा, लेकिन वक्त की मार ने इसे गरीबी और बदहाली की दलदल में झोंक दिया। कम्युनिस्ट सरकार और एंटी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की वजह से तो ऐसे भी सैकड़ों इंडस्ट्रीज या तो बंद हो रही थी या फिर बाहर का रुख कर रही थी। ऐसे में जब बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी में नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हो गए, तब बंगाल इकोनॉमिक की स्थिति और खराब होने लगी। माओइस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले नक्सल्स बंगाल के बड़े किसानों और पूंजीपतियों से जबरदस्ती गन पॉइंट पर धन लूटने लगे। कोलकाता और आसपास के इलाकों में इस वजह से काफी लूटपाट होने लगी और स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा। लोग इन्वेस्ट करने से डरने लगे और जो बिजनेस पहले से थे, उन्हें एक्सपैंड करने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। नक्सलिज्म ने बंगाल की गिरती हुई इंडस्ट्री शेयर को एक और बड़ा धक्का दे दिया। कम्युनिस्ट पावर की इमर्जेंस से 1969 में सीपीआईएम ने कांग्रेस को हराकर बंगाल स्टेट पर अपनी पकड़ बनाई। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का पावर में आना बंगाल की इंडस्ट्रीज के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। इनके आने के साथ ही बंगाल की इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन शुरू हो गया। दरअसल इस पार्टी की आइडियोलॉजी ही थी कि मजदूरों को हक मिले, और कई बार तो ये डिमांड्स इतने अनरियलिस्टिक होते थे कि जिनसे परेशान होकर मिल मालिक खुद ही अपनी कंपनी बंद करने लगे, क्योंकि मजदूर यूनियन बनाकर जहां तहां धरने देने लगे। इससे मिल मालिकों की परेशानी बढ़ने लगी। एक तो देश नया नया आजाद हुआ था, गरीबी थी,
उस पर से प्रोडक्शन हैम्पर होने की वजह से मिल मालिक अपने घाटे के बिजनेस को बंद करने लगे। इससे सबसे ज्यादा धक्का मजदूर वर्ग को लगा, क्योंकि वो लोग इस वजह से बेरोजगार होने लगे। इसी दौरान जितने भी नए इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने बंगाल को अपने लिस्ट से बाहर कर दिया। इसके ठीक उल्टे ज्यादातर इंडस्ट्रीज जब गुजरात, महाराष्ट्र और कोस्टल एरियाज की तरफ डेवलप होने लगी और बंगाल में इंडस्ट्री डिक्लाइन होता चला गया। इससे बंगाल में प्राइवेट कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इतना कम हो गया कि बंगाल की बची हुई इंडस्ट्रीज भी कैपिटल डेफिशिएंसी की कगार पर आकर खड़ी हो गई। इसी दौरान जब 1971 के पाकिस्तान के अत्याचार से बचकर लाखों बांग्लादेशी, मेनली हिंदू, अब कोलकाता की तरफ भागकर आने लगे। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के मुताबिक 1971 में करीब 60 लाख रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में आए और 1980 तक ये आंकड़ा 80 लाख तक बढ़ गया था। एक तो आए दिन बंद होते मिल्स और कंपनी कोलकाता में बेरोजगारी पैदा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इतने बड़े संख्या में रेफ्यूजीज के आने की वजह से भी बंगाल की स्थिति खराब होने लगी। इससे वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी पर भयानक बर्डन पड़ा और वेस्ट बंगाल के रिसोर्सेज भी इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट हो गए कि कई दशकों तक इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाना बंगाल के लिए नामुमकिन हो गया। लेफ्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच 1977 में वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और सीपीआईएम ने अपनी सरकार बनाई। स्टेट का चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु को चुना गया, जिनसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की काफी उम्मीदें लगाई गई थी। सीपीआईएम पार्टी के एक्टिविस्ट बंगाल में बहुत जोरों पर कम्युनिस्ट विचारधारा को फैला रहे थे और इसी दौरान 1978 में ऑपरेशन बरघा लॉन्च हुआ। इस ऑपरेशन के तहत बंगाल गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म कर रही थी, जिससे कि खेतीहर जमीनों में बटाईदारों को उचित हिस्सा मिल सके। उन दिनों ज्यादातर खेती वाली जमीनें कुछ मुट्ठी भर जमींदारों के पास ही थे, जिससे कि 90% रूरल पॉपुलेशन सिर्फ एक खेतीहर मजदूर यानी कि बटाईदार की जिंदगी जीने को मजबूर थे। चूंकि ये प्रयास ज्यादातर लोगों के जीवन में खुशियां लाने वाला था, लेकिन माओवादी लोगों ने बरघा ऑपरेशन के आड़ में छुपकर बंगाल में अलग ही टेरर का माहौल पैदा कर दिया। नक्सल, किसानों और खेतीहर मजदूरों के ग्रुप्स ने मिलकर बड़े किसानों और जमींदारों की खेतों को हड़प लिया। इस दौरान सैकड़ों जमींदार और पैसे वाले किसानों और व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी घर की धन संपत्ति लूट ली गई, जिससे कि पूरे वेस्ट बंगाल में डर का माहौल फैल गया। उस पर से जब सीपीआईएम की सरकार बन गई, जो कि खुद ही कम्युनिस्ट थी, तब कैपिटलिस्ट को किसी तरह की उम्मीद नहीं रही। ऐसे में उन्होंने कोलकाता से बाहर जाने का ही फैसला ले लिया। ऑपरेशन बरघा से वेस्ट बंगाल में लाखों किसानों को फायदा हुआ, जिन्हें कई एकड़ की जमीन मिल गई। लेकिन इस ऑपरेशन से कई छोटे छोटे किसानों के ग्रुप्स भी बन गए, जिन्होंने अमीर किसानों की जमीन पर कब्जा करने के लिए हिंसा करनी शुरू कर दी। इससे बंगाल की एलीट और रिच क्लास में डर का ऐसा माहौल पैदा हुआ कि बंगाल से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने भी दूरी बना ली। कई बिजनेस बंगाल में ग्रो नहीं कर पाई और पुरानी कंपनियों ने भी बंगाल से पल्ला झाड़ लिया। इन कैपिटलिस्ट ने बाहर जाकर पैसे इन्वेस्ट किए, जिससे कि जो डेवलपमेंट्स वेस्ट बंगाल में हो सकते थे वो अब दूसरे राज्यों में होने लगे। हालांकि उन दिनों ज्योति बासु की गवर्नमेंट ने बंगाल की इंडस्ट्रियल स्थिति में सुधार लाने के लिए कई काम किए। इन दिनों बंगाल में एसएमईज को प्रमोट किया जाने लगा। 1978 में उन्होंने बंगाल के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी के तहत बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि अपनी विचारधारा के तहत वो ज्यादा पावर लेबर के हाथ में देने पर विश्वास रखते थे। इसीलिए 1980 से 1990 में बंगाल में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने काफी तेजी से ग्रो किया। लेकिन इसी के साथ बंगाल में ट्रेड यूनियन, स्ट्राइक्स और लॉकआउट का कल्चर भी आम हो गया। लेबर यूनियन अपनी मांगों को लेकर अक्सर सड़क पर उतर आने लगे, जिससे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने बंगाल से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। इसके विपरीत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से बंगाल में कई लोगों को रोजगार भी मिला और कहीं ना कहीं इससे बंगाल की इकोनॉमी की हालत पहले से बेहतर भी हुई। सीपीआईएम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली सरकार थी, जिसका मानना था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज मजदूरों के हक में बननी चाहिए, ना कि मालिकों और पूंजीपतियों के। इस वजह से कई एंटी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बंगाल में इंट्रोड्यूस कर दी गई, जिससे बंगाल में बड़े इंडस्ट्रीज खत्म होते चले गए। 1977 से 2000 तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बासु ने एमएसएमईज पर तो जोर दिया, जिससे कि मजदूरों को काम मिल पाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हुई जो उस वक्त बंगाल की सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। वो थे मिडिल क्लास एम्प्लॉयज, जिन्होंने मोस्टली इंजीनियरिंग और बिजनेस की पढ़ाई की थी
और बंगाल के इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बंगाल में इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, वैसे ही वहाँ स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए भी मुसीबतें आने लगी। अब ऐसी स्थिति में स्किल्ड एम्प्लॉयज अब वेस्ट बंगाल को छोड़कर दूसरे शहरों में जाने लगे, जहाँ उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी थी। इतने बड़े लेवल पर स्किल्ड लेबर के बाहर जाने से तो अब गिनी चुनी बड़ी कंपनीज कोलकाता में रह गई थी। उन्हें बड़े लेवल पर स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत थी, जो अब उन्हें मिल नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में वेस्ट बंगाल से बड़ी कंपनीज को विदा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब कहने के लिए तो बंगाल में MSMEs के जरिए बहुत कंपनीज आ गई, लेकिन इनसे रोजगार नहीं बढ़ा। यहाँ काम मिले सिर्फ मजदूरों को जो कि स्किल्ड नहीं थे, जिससे कि जो प्रोडक्ट्स बने वो बड़े लेवल पर अपनी पहुंच नहीं बना सके। और बंगाल इकोनॉमी जो कि मिडीवल इंडिया में दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज में गिना जाता था, वही अब लोकल बाउंड्रीज में सिमट गया। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया, जिसका लाभ उठाने के लिए 1994 में बंगाल गवर्नमेंट ने नई इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, जिनके तहत कंपनीज को बंगाल में इंडस्ट्रीज खोलने के लिए इजीली परमिशंस मिल सके। इसके अलावा फॉरेन कंपनीज को बंगाल में अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स कंसेशंस भी अनाउंस किए, जिससे बंगाल ने कई फॉरेन प्रोजेक्ट्स को भी अट्रैक्ट किया। लेकिन इतनी प्रोग्रेस के बाद भी बंगाल इकोनॉमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे ही रही। इसकी एक वजह बंगाल का कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा, जो वक्त के साथ अपडेट नहीं हो पाया। लेट 60s और 70s तक बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी कई स्टेट से भले ही बेहतर था, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और लगातार होते डेवलपमेंट के चलते देश में कई राज्यों ने तरक्की की। लेकिन वक्त के साथ बंगाल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने से चूक गया। इसका एक कारण बंगाल का लेस रेवेन्यू भी रहा। रेवेन्यू की कमी के चलते बंगाल गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च नहीं कर पाई। इसके अलावा बंगाल की इकोनॉमी की एग्रीकल्चर और पीजेंट इकोनॉमी पर हाई डिपेंडेंसी रही। लेफ्ट फ्रंट रूल ने भी बंगाल की इस तस्वीर को बदलने के बजाय अपने रूल में बंगाल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को ही बढ़ावा दिया। बंगाल में किसी भी इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप करना इसीलिए भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ कंपनीज फैक्ट्री के लिए लैंड एक्वायर नहीं कर पाती थी। दरअसल सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे, उससे ये तय नहीं हो पाया था कि कौन सी जमीन एग्रीकल्चर की है और कौन सी जमीन पर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा सकता है। इसी कंफ्यूजन के चलते जब बंगाल में किसी कंपनी को लैंड अलॉट किया जाता, वहाँ के किसान इसका भारी विरोध करते। इसी का खामियाजा रतन टाटा को अपने टाटा नैनो प्रोजेक्ट में भी झेलना पड़ा। साल 2006 में वेस्ट बंगाल को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक सुनहरा मौका मिला, जब रतन टाटा ने अपने टाटा नैनो के प्लांट के लिए बंगाल के सिंगूर इलाके को चुना। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसीलिए ये प्लांट 1000 एकड़ की जमीन पर लगाया जाना था। राज्य सरकार भी इस प्लांट से बंगाल के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सपना देख रही थी, ताकि राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। लेकिन जैसे ही सरकार ने टाटा के लिए लैंड अलॉट किया, बंगाल के किसानों से इसे भारी विरोध झेलना पड़ा। सिंगूर में रहने वाले किसानों का कहना था कि प्रपोज लैंड के लिए सरकार ने लोगों को जमीन खाली करने के लिए मजबूर किया और इसके बदले जो कंपनसेशन दिया गया वो काफी कम था। इसके अलावा सरकार न्यू हाउसिंग फैसिलिटीज देने में भी इतनी देरी कर दी कि लोग सड़कों पर उतर आए। इस प्लांट को न केवल किसानों बल्कि NGO, एनवायरमेंटलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और ऑपोजिशन पार्टी से काफी विरोध झेलना पड़ा। खुद ममता बनर्जी इस प्लांट के विरोध में उतर आई। 2 साल तक चले इस क्लैश से आखिरकार रतन टाटा ने अपना प्लांट गुजरात में शिफ्ट कर दिया। इस फैसले से ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर को तो काफी फायदा हुआ, लेकिन बंगाल एक बार फिर से इंडस्ट्रियल ग्रोथ से अछूता रह गया। जिस प्रोजेक्ट से बंगाल की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिल सकता था और लोगों को रोजगार मिल सकता था, वो सब कुछ बर्बाद हो गया। टाटा नैनो के फेलियर के बाद किसी भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के लिए बंगाल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बंगाल केवल एग्रीकल्चर सेक्टर तक सिमट कर रह गया। साल 2011 के इलेक्शन में TMC पार्टी को बंगाल में भारी जीत मिली और ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनकर सत्ता में आई। लेकिन TMC रूल के बाद भी बंगाल की इकोनॉमी संघर्ष ही करती रही। साल 2012 से 2017 के बीच बंगाल की ग्रोथ रेट 5.5% पर लाया करती थी, जबकि उस दौरान में इंडिया की नेशनल ग्रोथ 7.1% पर थी। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बंगाल की इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। एक फर्टाइल लैंड के चलते लोगों ने बंगाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बजाय एग्रीकल्चर को चुना और ममता बनर्जी की सरकार भी बंगाल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करती रही। इसका नतीजा ये हुआ
कि आज भी बंगाल की जीडीपी में 12% शेयर एग्रीकल्चर का है। यहाँ की 65% से भी ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन फिर भी बंगाल की पैदावार ग्लोबल पैदावार के 2/3 से भी कम है। वेस्ट बंगाल की प्राइमरी क्रॉप राइस है और इसकी पैदावार साल 2017 से 18 में 2926 केजी पर हेक्टेयर थी, जबकि इसी साल ग्लोबल एवरेज यील्ड 4250 केजी पर हेक्टेयर थी। ये कम उपज इस बात की तरफ इशारा करती है कि बंगाल इकोनॉमी स्टैग्नेंट होती जा रही है।